अस्सलामुअलैकुम माय डियर व्यूवर्स। आज हम लोग बात करेंगे रोल ऑफ माइक्रोबायोलॉजी इन फूड सिक्योरिटी पार्ट 2। इन प्रीवियस वीडियो मैंने आपसे बात की थी कि हमारे पास माइक्रोबायोलॉजी क्या चीज़ है और फूड सिक्योरिटी क्या है और ये क्यों ज़रूरी है। इन दिस वीडियो वंस अगेन हम लोग इसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। देन हमारे पास एक वर्ड है फूड। फूड वर्ड सुनते ही आपके माइंड में आएगा बिरयानी, चिकन टिक्का, पिज़्ज़ा, बर्गर, किमची एंड डिफरेंट टाइप ऑफ फूड जो आपको पसंद है। ये फूड है जो हमें जिंदा रखता है, ठीक है। तो आज हम इसी फूड के बारे में पढ़ेंगे। हमारा टॉपिक यहीं से स्टार्ट होगा। वेलकम इन वर्ल्ड अंडर अ माइक्रोस्कोप। Let's talk about role of microbiology in food security. Microorganisms and their activities are involved in every step of the food supply chain. यानी कि हमारे पास फूड की प्रोडक्शन से लेके फूड की कंजम्पशन तक हर एक स्टेप पर कौन इन्वॉल्व होता है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म। एक दफ़ा अगर हमें समझ आ गया कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या है, हमने इसे अंडरस्टैंड कर लिया, देन इन्हीं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हम लोग यूज़ करके नोवेल स्ट्रेटजीज बनाएंगे अपने फूड को सिक्योर करने के लिए, सेव करने के लिए। Understanding and manipulating microbial activities will lead to the development of novel strategies. For example, single cell protein. सिंगल सेल प्रोटीन की हमने बात की है, तो इसमें हमारे पास जो माइक्रोऑर्गेनिज्म है उसका नेम है फ्यूजेरियम वेरिनेटम। यानी ये हमारे पास यूज होता है एज अ सिंगल सेल प्रोटीन। अब सिंगल सेल प्रोटीन को कौन कौन कंज्यूम कर सकता है, आप देख सकते हैं यहाँ पे इस डायग्राम के अंदर हमारे पास डिफरेंट व्यूज आपको नजर आ रहे हैं, लाइक चिकन, हॉर्स, गोट, फिशेस, ह्यूमन। लाइक हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को जिंदा रहने के लिए प्रोटीन की जरूरत होती है। तो ये हमारे पास क्या है? सिंगल सेल प्रोटीन है। यानी इस सिंगल सेल प्रोटीन को यूज करके हम अपनी प्रोटीन की, अपनी बॉडी की प्रोटीन की डिमांड को कंप्लीट कर सकते हैं। और यहाँ पर जो लेफ्ट साइड पे आपको पिक्चर नजर आ रही है, ये किसकी माइक्रोस्कोपिक पिक्चर है? फ्यूजेरियम वेलिनेटम की, जिसको हम लोग यूज करते हैं सिंगल सेल प्रोटीन। देन बात आती है फूड स्पॉइलेज की। कैसे कैसे अपने फूड को स्पॉइल होने से हम बचा सकते हैं और कौन हमें हेल्प आउट करेगा? रिड्यूसिंग ऑफ फूड स्पॉइलेज एंड फूड बॉर्न आउटब्रेक्स। हम लोग बात करते हैं फूड प्रिजर्वेशन की, यानी कि फूड को कैसे हम सेव कर सकते हैं। सिंपली एक चीज है जिसे आप समझ लें और आपका फूड कभी खराब नहीं होगा। एक दफा अगर आपने माइक्रो ऑर्गेनिज्म को अपने फूड से आउट कर दिया, ठीक है, तो आपका फूड खराब नहीं होगा, आप उसकी शेल्फ लाइफ को बढ़ा देंगे। इन डिटेल देखते हैं हम इसी टॉपिक को। फूड प्रिजर्वेशन हैज बीन एन important activity throughout a history and is intended to keep microorganism out of food. यानी अगर हम लोग देखते हैं हिस्ट्री में, अगर हम प्रीवियस हिस्ट्री की बात करते हैं, कुछ सदियां पहले भी लोगों के पास फूड था, ठीक है, लेकिन वो जो बहुत ज़्यादा अबंडेंट अमाउंट ऑफ फूड था उसको वो कैसे सेव करते थे। आज के ज़माने में तो हमारे पास 21st सेंचुरी चल रही है, रेफ्रिजरेटर्स हैं जिसके ज़रिए हम लोग फूड को स्टोर करते हैं। लेकिन पहले ज़माने में क्या था? पहले ज़माने में भी लोग फूड को स्टोर करते थे। अगर देखा जाए, अगर हम लोग एज अ मुस्लिम देखते हैं, तो आपको याद होगा सूरह यूसुफ के अंदर आपको अल्लाह पाक ने ये बताया हुआ है कि यूसुफ अलैहिस्सलाम ने लोगों को बताया था, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने लोगों को बताया था कि कैसे हम लोग वीट को प्रिजर्व कर सकते हैं, कैसे हम लोग गंदम को सेव कर सकते हैं, ताकि जब कहत साली का टाइम आएगा तब हम उस गंदम को यूटिलाइज करेंगे। अब आपको उस कुरानी सूरत के अंदर किस चीज़ के बारे में बताया जा रहा है कि आपने फूड को सेव कैसे करना है और प्रिजर्व कैसे करना है। उस वक्त क्या था, लोग फूड सिक्योर करने के नई नई टेक्नोलॉजीज उस वक्त तो नहीं थी, लेकिन तरीक़ेकार ढूंढते थे। जैसे अगर मीट को वो सेव करते थे तो मीट को सेव करने के लिए ऊपर वो सॉल्ट लगा देते थे, ठीक है। देन इस सेंचुरी में हम लोग फ्रिज का यूज़ कर रहे हैं, कैनिंग टेक्निक है, डिफरेंट टेक्निक्स हमारे पास यूज़ हो रही है। देन फूड प्रिजर्वेशन को देखते हैं। रिमूव माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रॉम कंटेमिनेटेड फूड एंड हाइड द ग्रोथ एंड एक्टिविटी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑलरेडी इन अ फूड। देखिए, एक तो हमने अपने फूड को
माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बचाना है, ठीक है। दूसरी बात, जो उस फूड के अंदर ऑलरेडी प्रेजेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म है हमने उसको भी आउट करना है, उसको भी रिमूव करना है। Virtually any type of food can be preserved and wide range of food preservation techniques are available. अब आप जो भी टेक्निक चूज करेंगे वो किन चीज़ों पे डिपेंड करेगी। द चॉइस ऑफ मेथड डिपेंड ऑन द फूड टाइप एंड द शेल्फ लाइफ एक्सटेंशन रिक्वायर्ड। वो किस पे डिपेंड करती है? फूड टाइप पे डिपेंड करती है। जो आजकल करंटली हमारे पास मेथड यूज हो रहे हैं प्रिजर्विंग ऑफ फूड वो कौन से हैं? इसमें शामिल है, हमारे पास इंक्लूड है ड्राइंग, कैनिंग, freezing, pickling, fermentation using a chemicals, radiation, filtration and so on. मेरा जो आज मेन फोकस है, जो मेरा मेन पॉइंट है जिसमें मैं बहुत ज़्यादा आपसे बात करूँगी, डिस्कस करूँगी, वो क्या है? फर्मेंटेशन के बारे में। Among these methods, fermentation requires very little sophisticated equipment either to carry out the fermentation or for the subsequent storage of the fermented product. अब फर्मेंटेशन क्या होती है इन डिटेल देखते हैं। देखिए, फर्मेंटेशन टेक्निक के अंदर हम लोग एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करते हैं और उसके अंदर फूड को रखते हैं जिसकी वजह से हमारे पास जो हार्मफुल बैक्टीरिया हैं वो फूड को स्पॉइल नहीं कर सकते। फर्मेंटेशन हमारे पास क्या होता है? ये हमारे पास दो टाइप की फर्मेंटेशन होती है, एक होती है एरोबिक फर्मेंटेशन, एक होती है एनारोबिक फर्मेंटेशन। एनारोबिक फर्मेंटेशन वो होती है जिसके अंदर हम लोग ऑक्सीजन को रिमूव आउट कर देते हैं, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन हम काम करते हैं। और एरोबिक फर्मेंटेशन वो होती है जिसमें हम लोग इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन काम करते हैं। देन नेक्स्ट है हमारे पास इट इज़ अ टेक्निक। किसके बारे में बात कर रहे हैं? हम लोग फर्मेंटेशन के बारे में बात कर रहे हैं। It is a technique that has been employed for generations to preserve food for consumption over a long period of time without refrigeration. There are the examples around the world that demonstrate the role of fermented food in preserving a perishable food items to enhance food security. यानी कि इसमें इस स्लाइड के अंदर जो बात डिस्कस की जा रही है वो यही है कि हम लोग डिफरेंट टेक्निक यूज़ करते हैं फूड को प्रिजर्व करने के लिए। जो सेफ फूड होगा उसी को हम कंज्यूम करेंगे। डेफिनेटली हम ख़राब फूड को तो बिल्कुल यूटिलाइज नहीं करते, ख़राब फूड को हम फेंक देते हैं। फूड अगर आपके पास अवेलेबल होता है बट अगर ख़राब है तो देन यू कांट कंज्यूम इट, आप इसे यूटिलाइज नहीं कर सकते। सो हम बात करते हैं फर्मेंटेड फूड की, यानी कि कोरियन किमची। जी मैं बात कर रही हूँ कोरियन की। जैसे ही कोरिया वर्ड आता है तो आप सबके माइंड जो है वो डायरेक्ट जाता है बीटीएस पर। नो आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट अ बीटीएस, आई एम टॉकिंग अबाउट कोरियन किमची। अब ये किमची क्या होता है? मैं आपको किमची के बारे में समझाने से पहले थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन देना चाहूँगी। नॉर्मली देखिए, हर चीज़ का, हर वेजिटेबल का एक सीज़न होता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास कैबेज का सीज़न है तो कैबेज जो है वो बहुत ज़्यादा है। अब ये भी पॉसिबल नहीं है कि रोज़ हम लोग अगर 2 महीने तक 2 मंथ तक अगर कैबेज का सीज़न है तो हम रोज़ घर में कैबेज ही बनाते रहें। इट्स इम्पॉसिबल। आप एक चीज़ को बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं कर सकते, बहुत ज़्यादा कंज्यूम नहीं कर सकते, क्योंकि एक ह्यूमन नेचर है, आप बहुत जल्दी बोर हो जाते हैं, ठीक है। सो अगर केबेज है, उसका सीज़न है, तो उस टाइम तो हम उसे यूटिलाइज कर लेंगे। लेकिन जिस टाइम में केबेज का सीज़न नहीं होगा, उसकी वेजिटेबल नहीं लगेगी, अगर उस टाइम हमारा दिल किया कि हम उस केबेज को यूटिलाइज करें तो हम कैसे करेंगे, ठीक है। सो जब किसी एक एरिया में, ठीक है, बहुत ज़्यादा वेजिटेबल लगती है, लाइक कैबेज हो गई, कैरेट हो गई, रेडिश हो गई, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने उसको फूड को प्रिजर्व करने के लिए फर्मेंटेशन का यूज़ किया। फर्मेंटेशन टेक्निक के अंदर उन्होंने कौन सी फर्मेंटेशन का यूज़ किया? एनारोबिक फर्मेंटेशन का। एक जार लिया, ठीक है, जार के अंदर उन्होंने कैबेज, ठीक है, कैरेट, रेडिश, इनको इक्वल अमाउंट ऑफ कट किया, मतलब इक्वल लेंथ में कट किया पीसेस को, और एक जार के अंदर उन्होंने कैबेज भी ऐड कर दी, रेडिश भी ऐड कर दी एंड कैरेट भी ऐड कर दी, ठीक है। 3 चीज़ें उन्होंने ऐड कर दी। उसके बाद आपके पास 2 वेज होते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप ब्राइन सोल्यूशन ऐड करें तो आप उस जार के अंदर ब्राइन सोल्यूशन को डाल देंगे। ब्राइन सोल्यूशन मीन दैट के नमक वाला पानी, ठीक है, एक तो ये मेथड है। दूसरा क्या है कि आपने जब नमक वाला पानी डाल दिया देन आपने जार को क्लोज कर देना है, ठीक है। क्लोज क्यों कर रहे हैं? हमने कौन सा इन्वायरमेंट क्रिएट करना है इस जार के अंदर? एनारोबिक, यानी कि हमने उसके अंदर ऑक्सीजन को ऐड होने से रोकना है, ठीक है। अब वो सॉल्ट वाटर उस वेजिटेबल के अंदर है, ठीक है।
उसके बाद नेक्स्ट चीज ये होगी कि आप क्या करोगे, ऊपर ऊपर से उस पानी को, जार को ओपन करोगे, उस पानी को गिरा दोगे। लेकिन नमक जो है वो क्या हो गया, एब्जॉर्ब हो गया। किसके जरिए, वेजिटेबल्स के जरिए। ठीक है। देन आप जार को क्लोज कर दोगे। कुछ टाइम बाद जब आप जार को ओपन करोगे, देन आप देखेंगे कि आपको लाइक सोर टेस्ट आएगा, खट्टा खट्टा टेस्ट आएगा। ठीक है। देन आप उसके अंदर कुछ स्पाइसेस ऐड कर सकते हो और जार को अगेन क्लोज कर दोगे। अब उस साल में जब भी आपका दिल करेगा कि आपने कैबेज को यूज़ करना है, तो आप निकाल के उस फूड को कंज्यूम कर सकते हो। ठीक है। सो इसी तरह हम बात करेंगे कोरियन किमची की। कोरियन किमची में क्या होता है, नॉर्मली ये लोग कैबेज, रेडिश एंड कैरेट को लेते हैं, जार में डालते हैं, ब्राइन सोल्यूशन ऐड करते हैं और उसको सेव कर देते हैं। फिर जब इनका दिल करता है वो उस जार के अंदर से निकालते हैं, उसको कंज्यूम करते हैं। ठीक है। In a Korean kimchi is a traditional dish of salted vegetables containing a high concentration of salt एंड लैक्टिक एसिड टू प्रोलॉन्ग शेल्फ लाइफ। इससे क्या होता है, हमारे पास जो कैबेज है जो बहुत जल्दी खराब हो जाती है, अगर आप बाहर रखेंगे वो बहुत लंबे अरसे तक चलेगी। ठीक है। इसमें क्या है, हमारे पास माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हम यूज़ करते हैं, जो क्या प्रोड्यूस करते हैं, लैक्टिक एसिड। ठीक है। इस किमची को बनाने के लिए हम उसके अंदर माइक्रो कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐड कर रहे होते हैं, जो लैक्टिक एसिड प्रोड्यूसिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उसको हम लोग ऐड करते हैं। इन दिस वे हमारे पास उस किमची की फूड प्रिजर्वेशन बढ़ जाती है, फूड सेव हो जाता है। और बिलीव मी इट्स वेरी इजी। जब मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ रही थी, तो हमारी क्लास में मैंने अपने ग्रुप के साथ मिलके किमची ट्राई की थी और मेरी एक ग्रुप मेंबर ने किमची बना के घर से लाई थी। और बिलीव मी इट्स वेरी टेस्टी, इट्स यमी। और लाइक उसकी जो फ्रेगनेंस थी ना, वो अभी तक मेरे माइंड में है। इसी तरह हम बात करेंगे फर्मेंटेड फिश की। थाईलैंड कंट्री के अंदर फर्मेंटेड फिश जो है उसके प्रोडक्ट को लोग यूज़ करते हैं। अच्छा, ये फर्मेंटेड फिश का फ़ायदा क्या है, जो लोग डाइटिंग करते हैं उनके लिए ये है कि ये क्या है, लो फैट कंटेंट है, इसके अंदर फैट की अमाउंट बहुत कम है। एंड सिमिलरली इसी तरह ये क्या है, इसकी जो डाइजेशन है वो बहुत ज़्यादा हाई है, इजीली आप इसे डाइजेस्ट कर सकते हो, आपको कोई इशू नहीं होगा। ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट तुर्की। तुर्की में हमारे पास क्या होता है, ब्लैक कैरेट का यूज़ कर रहे होते हैं फर्मेंटेशन टेक्निक के अंदर। यहाँ पे जो डिफरेंट टेक्निक यूज़ हो रही है वो कौन सी है, ऑटोकाइटनेशियस फर्मेंटेशन टेक्निक यूज़ होती है, यानी कि ब्लैक कैरेट को यूज़ करते हैं बेवरेज बनाने के लिए। द नेम ऑफ द बेवरेज इज शलगम। और इसकी स्पेशलिटी क्या है, इसकी प्रॉपर्टी क्या है, सो लेट्स टॉक। In Turkey, the lactic acid fermented beverage shulgum is made using the process of autocataneous fermentation of a black carrot। और इसकी प्रॉपर्टी ये है कि ये क्या है, रिच इन एंटीऑक्सीडेंट। इसके अंदर हाई अमाउंट होती है एंटीऑक्सीडेंट की, सच एज कैरोटीन एंड एंथोसाइन। ये क्या है, एंटीऑक्सीडेंट है। देन सिमिलरली हमारे पास एक और ग्रुप ऑफ पीपल है, अल्बानिया, बिलोंग टू द गोरानी कम्युनिटी, फॉर्मिंग डिफरेंट प्लांट फॉर यूज एज अ फूड। अच्छा, ये कम्युनिटी जो होती है इनका मेन ये काम है, डिफरेंट प्लांट्स को ये फर्मेंट करते हैं और वो उसको यूटिलाइज करते हैं एज अ फूड और एज वेल एज अ ट्रेडिशनल मेडिसिन। आपने नॉर्मली सुना होगा किसके बारे में, मेडिसिनल प्लांट के बारे में। मेडिसिनल प्लांट कौन से प्लांट होते हैं जिनको हम यूज़ कर रहे होते हैं मेडिसिन की फॉर्मेशन के लिए, उनकी प्रोडक्शन के लिए, उनकी फॉर्मेशन के लिए। इन दिस वे दिस thus ensuring a food security within their community। अब हम बात करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म की एप्लीकेशंस के बारे में, कि कहाँ कहाँ एप्लीकेशन है, कहाँ कहाँ यूज़ है माइक्रो ऑर्गेनिज्म का हमारे फूड के अंदर। नंबर वन एप्लीकेशन इज रिड्यूसिंग अ फूड स्पॉइलेज एंड फूड बोर्न आउटब्रेक्स, कि हमारे पास माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज़ होते हैं फूड को ख़राब होने से बचाने के लिए और फूड बोर्न आउटब्रेक से बचाने के लिए। रोल क्या है, फूड प्रिजर्वेशन, यानी कि हम लोग माइक्रोऑर्गेनिज्म का यूज़ करते हैं फूड को सेव करने के लिए, सिक्योर करने के लिए। एग्जाम्पल किस टेक्निक के थ्रू करते हैं, हम लोग यूज़ कर रहे हैं फर्मेंटेशन टेक्निक को। एग्जाम्पल क्या है इसकी, एग्जाम्पल में मैंने आपको फर्मेंटेशन टेक्निक की एग्जाम्पल के अंदर मैंने जो बहुत अच्छी एग्जाम्पल दी है, जो मुझे लगती है वो है किमची। सेकेंड एप्लीकेशन देखते हैं, रिड्यूसिंग ऑफ फूड स्पॉइलेज एंड फूड बोर्न आउटब्रेक्स के अंदर हमारे पास जो एग्जाम्पल है जिसके अंदर स्पेसिफिक रोल है पैथोजेंस का, वो कौन सा है, कंट्रोल ऑफ फूड बोर्न पैथोजेंस। अब पैथोजेंस वो माइक्रोऑर्गेनिज्म होते हैं जो डिजीज कॉज करते हैं। ठीक है। अब इनके मुकाबले में हम उन माइक्रोऑर्गेनिज्म का यूज़ करेंगे जो इनके साथ compete करेंगे
और इन बैक्टीरियाज को, इन पैथोजेंस को किल कर देंगे। तो इनडायरेक्टली हम लोग ये कह सकते हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे पास किसके लिए काम करेंगे, फूड सेफ्टी के लिए और मैनेजमेंट सिस्टम के लिए। देखिए, जैसे कि जो पैथोजेंस हैं वो क्या हैं, वो दुश्मन है, ठीक है। और हम जो हेल्दी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ऐड करेंगे वो इनके साथ compete करेंगे फूड के लिए, एक कंपटीशन डेवलप होगा। इन दिस वे हमारे पास क्या होगा कि जो हेल्दी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो हार्मफुल बैक्टीरिया को किल कर देंगे। जब वो उनको किल कर देंगे तो जो चीज़ों को ख़राब करने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनकी डेथ हो जाएगी। इन दिस वे हमारे पास चीज़ ख़राब नहीं हो जाएगी, वो फूड सेव हो जाएगा, ठीक है। देन हम लोग बात करते हैं जूनोटिक डिजीजेस एंड कंट्रोल के बारे में। थर्ड एप्लीकेशन इज जूनोटिक डिजीज एंड कंट्रोल। अब जूनोटिक डिजीजेस क्या होती हैं? देखिए, जब कभी भी कोई डिजीज एनिमल के थ्रू स्प्रेड होती है ह्यूमन के अंदर तो उसे हम क्या बोलेंगे, जूनोटिक डिजीजेस, ठीक है। अब आप बात करेंगे कि यहाँ पे माइक्रोऑर्गेनिज्म का क्या रोल है, तो डेफिनेटली यहाँ पे मेन रोल है। फॉर एग्जांपल वैक्सीनेशन, हम वैक्सीनेशन क्यों करते हैं कि हमें कोई भी डिजीज़ ना हो। फॉर एग्जांपल लाइक अगर गोट के अंदर या काऊ के अंदर या किसी मीट के अंदर कोई बीमारी है तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एनिमल को वैक्सीनेशन करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल, ताकि वो डिजीज़ स्प्रेड होने से रुके। देन उसके बाद हम लोग इंसानों को वो चीज़ खाने से मना कर देंगे। और अगर इन केस इंसानों के अंदर वो डिजीज़ आ गई है तो उसको स्टॉप करने के लिए भी हम लोग वैक्सीनेशन का यूज़ कर सकते हैं। देन है हमारे पास प्रीबायोटिक्स। व्हाट इज मीन बाय अ प्रीबायोटिक? यहाँ पे हम लोग लाइव माइक्रोऑर्गेनिज्म्स को यूज़ करते हैं फॉर ह्यूमन बेनिफिट्स। सिमिलरली यही टर्म है हमारे पास प्रोबायोटिक की। देन है कंपटीशन एक्सक्लूजन। इसमें क्या होता है, माइक्रोऑर्गेनिज्म आपस में compete करते हैं और हेल्दी माइक्रोऑर्गेनिज्म यानी कि बेनिफिशियल माइक्रोऑर्गेनिज्म पैथोजेंस को किल आउट कर देते हैं। देन है एंटीबायोटिक्स। आपको पता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू ही हम लोग एंटीबायोटिक ऑब्टेन कर सकते हैं। दुनिया में जो सबसे पहली एंटीबायोटिक है पेनिसिलिन, ठीक है, वो हमने पेनिसिलियम फंगस से ही आइसोलेट की थी, उसी के कल्चर से आइसोलेट की थी। देन है एंटीमाइक्रोबियल, ठीक है। अब एंटीबायोटिक कौन बना रहे हैं, माइक्रोऑर्गेनिज्म। और एंटीबायोटिक्स को हम लेते भी किस लिए हैं, दूसरे माइक्रोऑर्गेनिज्म्स को किल करने के लिए जो डिजीज कॉज करते हैं। देन रिस्क मैनेजमेंट एट फॉर्म के हमारे पास खेतों के अंदर जो किसी डिजीज, किसी खेत को, किसी फसल को कोई बीमारी होने वाली है तो इंस्टेड ऑफ दिस कि हम पेस्टिसाइड्स का यूज़ करें या हम केमिकल का यूज़ करें, हमारे पास जो बेस्ट ऑप्शन होता है वो ये होता है कि हम नॉर्मली लाइव माइक्रोऑर्गेनिज्म का यूज़ करें, माइक्रोऑर्गेनिज्म का यूज़ करें, नेचुरल चीज़ों का यूज़ करें जो कि बाद में हमारे लिए या हमारे इन्वायरमेंट के लिए हार्मफुल इफेक्ट ना क्रिएट करें। देन फोर्थ एप्लीकेशन इज इंक्रीजिंग फूड प्रोडक्शन। कैसे हम लोग फूड, बढ़ती हुई फूड डिमांड को पूरा कर सकते हैं, फूड कैसे हम लोग बढ़ा सकते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे यूज होता है, यहाँ पे माइक्रोऑर्गेनिज्म यूज होंगे, अपना रोल प्ले करेंगे एज अ बायो कंट्रोल एजेंट्स। इसमें जो माइक्रोऑर्गेनिज्म की एग्जांपल है वो कौन सी है, बैसिलस thuringiensis। देन सेकंड बैक्टीरिया नेम इज सुडोमोनास फ्लोरेसेंस। देन ट्राइकोडर्मा स्ट्रेन्स। इस तरह ये हमारे पास माइक्रोसेफिरोसिस और शिया। देन हमारे पास फिफ्थ एप्लीकेशन है इंक्रीजिंग फूड प्रोडक्शन के अंदर जो माइक्रोऑर्गेनिज्म रोल प्ले करते हैं वो करते हैं सॉइल माइक्रोबायोटा के। अच्छा, आजकल जो माइक्रोऑर्गेनिज्म में जो सबसे ज़्यादा जिन पर रिसर्च की जा रही है वो है सॉइल माइक्रोऑर्गेनिज्म यानी कि सॉइल माइक्रोबायोलॉजी। सबसे ज़्यादा आजकल मेन टारगेट है, मेन फोकस है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास वेराइटी ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं जिन पर हम रिसर्च करके बहुत सी न्यू चीज़ें सीख सकते हैं। इन माइक्रोऑर्गेनिज्म्स को हम लोग यूटिलाइज करके न्यू प्रॉब्लम्स को हम लोग रिजॉल्व कर सकते हैं। ऐसे बैक्टीरिया जो हमारे पास प्लांट ग्रोथ को प्रमोट करते हैं, प्लांट की ग्रोथ को प्रमोट करते हैं। फॉर एग्जांपल राइजोबैक्टीरिया, बैक्टीरियल एंडोफाइट्स, ठीक है। और इसी तरह मुझे एक याद आ गया कि हमारे पास नॉर्मली नाइट्रोजन जो है वो एटमॉस्फेयर के अंदर 78% प्रेजेंट है, बट वो किस फॉर्म में है, फ्री फॉर्म में है, N2 की फॉर्म में है। लेकिन हमारे पास जो प्लांट्स हैं वो N2 की फॉर्म में नाइट्रोजन को यूटिलाइज नहीं कर सकते, और नाइट्रोजन इज अ मेन कंपोनेंट ऑफ अ डीएनए। सो क्या होगा, इन इन दिस स्टेज हमारे पास जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं, नाइट्रोजन को इस काबिल बनाते हैं कि वो प्लांट से यूटिलाइज कर सकें। तो यहाँ पर हमारे पास माइक्रोऑर्गेनिज्म का सबसे बेस्ट रोल है, बेस्ट एवर रोल जिसे कहते हैं वो ये है। देन हम लोग यूज़ करते हैं माइक्रोऑर्गेनिजम्स को एज अ बायो फर्टिलाइजर। आपने नॉर्मली फर्टिलाइजर्स को देखा है जिसमें नॉर्मली कहते हैं
कि फर्टिलाइज़र यानी कि खादें प्लांट की ग्रोथ के लिए, फसलों की ग्रोथ के लिए बहुत अच्छी होती हैं, बट अगर हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज़ करते हैं देन दिस इज़ नेचुरल, तो बाद में इसके कोई भी इफेक्ट्स नहीं होंगी। एग्जाम्पल में हम लोग ले लेते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म की जो स्पीशीज है वो कौन सी है, लैक्टोबैसिलस प्लैंटेरम लैक्टोबैसिलस, कैसाइस, स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस। देन इसी तरह हमारे पास एक और एप्लीकेशन है बायोपेस्टिसाइड्स, ठीक है, यानी हम लोग केमिकल को, जो केमिकल हम लोग पेस्टिसाइड में यूज़ करते हैं उसका हमारे इन्वायरमेंट पे बहुत बुरा इफेक्ट होता है। उस बुरे इफेक्ट से बचने के लिए हम लोग माइक्रोऑर्गेनिज्म्स का यूज़ करते हैं। किसका यूज़ कर रहे हैं, बैसिलस सबटिलिस का, कुनाइटाइडम का, मिटेनिस का, बैसिलस थुरिंजिनेसिस का, सुडोमोनास फ्लोरेसेंस का, ठीक है। देन उसके अलावा हमारे पास बात करते हैं अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी एंड न्यूट्रिएंट्स। जैसे कि इन कहते हैं इन फ्यूचर अगर हमारे पास फूड, अल्लाह ना करे, हम अभी से ये कोशिश कर रहे हैं, जितने भी माइक्रोबायोलॉजिस्ट हैं, जितने भी लोग फूड डिपार्टमेंट में हैं पूरी दुनिया के अंदर, वो यही कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग हर सूरत में फूड को अवेलेबल बनाएं, हर आने वाली जनरेशन, अभी की जनरेशन के लिए भी और कमिंग जनरेशन के लिए भी, ठीक है। तो हम लोग माइक्रोब्स को यूज़ कर सकते हैं एज अ फूड। मैंने आपको एग्जांपल दी थी सिंगल सेल प्रोटीन की इन अ प्रीवियस स्लाइड्स, जिसमें हमने देखा कौन सा माइक्रोऑर्गेनिज्म यूज़ करेंगे एज अ सिंगल सेल प्रोटीन में, फ्यूजेरियम वेनिनेटम। देन हम लोग यूज़ कर सकते हैं मिथाइलोमोनस मिथाइलोट्रोफा। ओके, फ्यूल फ्यूल फ्यूल, यानी कि जब भी फ्यूल की बात आती है तो हमारे माइंड में तो यही आता है कि जो हमारे पास नेचुरल, जो हमारे पास एनर्जी के सोर्सेज हैं लाइक पेट्रोल गैस वगैरह, वो तो एक ना एक दिन ख़त्म हो जाएंगे, तो फिर हम लोग क्या करेंगे, फिर हम जाते हैं रिन्यूएबल सोर्सेज की तरफ जो कभी ख़त्म नहीं होते। तो इसी केस में माइक्रोऑर्गेनिज्म्स कहते हैं हम किसी से पीछे क्यों रहें। तो डेफिनेटली माइक्रो एल्गी जो है, जिसे आप एल्गाई भी बोल सकते हो, उसे हम यूटिलाइज कर सकते हैं एज अ बायोफ्यूल। अच्छा, इन फ्यूचर अभी जो रिसर्चेस हो रही हैं यहाँ पे माइक्रो एल्गी को हम लोग यूज़ करेंगे एज अ फूड प्रोडक्ट। ये उसकी एक पिक्चर है। देन हम लोग देख सकते हैं कि माइक्रो एल्गी को, ठीक है, क्या करते हैं, डिफरेंट पर्पस के लिए यूज़ कर सकते हैं। मैनी साइंटिस्ट जो है वो उसको यूज़ करते हैं एज अ वाइटामिन सोर्स। देन माइक्रो एल्गी को हम यूज़ कर सकते हैं एज अ फूड, एज अ न्यूट्रिएंट, एनिमल के खाने के लिए भी, अपने खाने के लिए भी, एज वेल एज एनिमल के खाने के लिए भी, एनिमल फीड में भी, देन बायोफ्यूल में और वाटर को ट्रीट करने में भी। So this is all about my lecture. I hope you like it and you subscribe my channel and please suggest me कि आप किस टॉपिक पे अपना लेक्चर चाहते हैं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।